हरे भरे खेत और लहलहाती फसलें हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करती है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। असल में एग्रीकल्चर सेक्टर कार्बन उत्सर्जन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है और भारत के अंदर कुल कार्बन उत्सर्जन का 14 से 19% एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही है। और ये पहला दुष्प्रभाव है जिस तरह की केमिकल बेस्ड या रसायन युक्त खेती हमारे यहाँ होती है उसका। दूसरा दुष्प्रभाव इन केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, जो ही हम किसी भी तरह से इनके संपर्क में आते हैं, जैसे त्वचा द्वारा, सांस के द्वारा या इनके प्रयोग से उपजे खाद्य पदार्थों के सेवन से। और ये कैंसर सहित कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब के किसानों द्वारा पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक प्रयोग के कारण वहां इतने ज्यादा कैंसर के मरीज हो गए कि वो जिस ट्रेन से यात्रा करके राजस्थान में बीकानेर स्थित कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आते हैं, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है, क्योंकि करीब 60% यात्री इसमें कैंसर पेशेंट्स ही होते हैं। तीसरा दुष्प्रभाव पड़ता है मिट्टी की गुणवत्ता पर, जो इन केमिकल्स के प्रयोग के कारण धीरे धीरे धूल में तब्दील होती जा रही है। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के मुताबिक कृषि योग्य भूमि से हर साल 75 बिलियन टन मिट्टी खत्म हो रही है। उसके परिणाम स्वरूप हर साल 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय नुकसान होता है। और अगर इस तरह से ही हम केमिकल्स का प्रयोग करते रहे तो शायद हम हमारे आने वाली जनरेशन को खेत नहीं बल्कि बंजर जमीन का टुकड़ा देके जाएंगे। चौथा दुष्प्रभाव है महंगे केमिकल्स खरीदने की वजह से किसानों की बद से बदतर हो रही आर्थिक स्थिति। तो इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? कुछ किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती के जरिए इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऐसी खेती जिसमें कोई भी केमिकल्स का प्रयोग ना किया जाए, और यह निश्चित ही सही दिशा में लिया गया एक सराहनीय कदम है, लेकिन शायद पर्याप्त नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमने मिट्टी को एक तरह से मार दिया है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। लेकिन क्या? जवाब है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या पुनर्योजी कृषि। आखिर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या है, कैसे ये ऑर्गेनिक या जैविक खेती से अलग है और इसके क्या फायदे हैं, इसको कैसे किया जा सकता है और क्यों अभी तक इसे ज्यादातर किसान नहीं अपना रहे हैं, इसको करना कितना आसान या मुश्किल है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को फिर से जीवित करने के सिद्धांत पर आधारित है। और यह तकनीक पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, मिट्टी की गुणवत्ता और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी एक वरदान साबित हो रही है। और शायद इसी कारण 2021 में ग्लासगो में हुए संयुक्त राष्ट्र के COP26 सम्मेलन में रीजन 10 के नाम से एक पहल की शुरुआत की गई, जिसमें 50 करोड़ से भी अधिक किसानों को शामिल करने का निर्णय लिया गया, जो दुनिया भर में लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक निवेश के साथ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को लागू करेंगे, ताकि 2030 तक दुनिया के कुल खाद्य उत्पादन का करीब 50% उत्पादन इस तरह से किया जा सके कि उससे इंसानों, प्रकृति और जलवायु सभी को फायदा मिल सके। वैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इसमें कई प्रक्रियाएं या पहलू है, और अगर हम इनमें से ज्यादातर को अपना लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को अपना चुके हैं। और उसमें सबसे पहला है
खेती में किसी भी तरह के केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना, जैसा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी होता है। नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, नो पेस्टिसाइड्स, यानी नेचुरल तरीके से ही पेस्ट या कीड़ों को खत्म करना। वो कैसे, इस पे थोड़ा आगे बात करेंगे। दूसरा है नो टिलेज या लो टिलेज फार्मिंग। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से एनवायरमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करके उसमें से कार्बन को सॉइल के अंदर सिक्वेस्टर या जमा कर देते हैं, और ये कार्बन मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि पर्यावरण से CO2 कम हो जाती है। लेकिन हम जैसे ही खेतों की जुताई या टिलिंग करते हैं, वही कार्बन वापस ऑक्सीजन के संपर्क में आके CO2 में बदल जाती है। दुर्भाग्यवश भारत में सॉइल का कार्बन कंटेंट पिछले 70 सालों में 1% से गिरकर मात्र 0.3% रह गया है, जबकि सही मायने में कम से कम 12 से 18% कार्बन कंटेंट हो अगर सॉइल के अंदर, तो हम उसको ऑर्गेनिक सॉइल कह सकते हैं। यही नहीं, मिट्टी के वो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स या जीवाणु और वर्म्स जैसे केंचुए जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी है, वो भी टिलिंग की वजह से खत्म हो जाते हैं। वैसे अगर जीरो टिलिंग या नो टिलिंग संभव ना हो, तो लो टिलिंग या मिट्टी को कम से कम डिस्टर्ब करना भी एक अच्छी पहल हो सकता है। नेक्स्ट है, एक ही फसल को बार बार साल दर साल लगाने के बजाय क्रॉप रोटेशन या फसल चक्रण तकनीक को अपनाने से ना सिर्फ सॉइल हेल्दी होती है, बल्कि यह तकनीक फसल को पेस्ट या कीड़े लगने से भी बचाती है। इसके अलावा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के और भी तरीके हैं, जैसे मल्टी क्रॉपिंग, यानी एक से ज्यादा फसलें एक साथ उगाना, या एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी फसल के बीच में या चारों ओर पेड़ उगाना, या मल्टी लेयर क्रॉपिंग, यानी अलग अलग ऊंचाई के प्लांट्स को एक साथ उगाना, और उसमें भी जितना डाइवर्सिफाइड या अलग अलग तरह की फसलें हो उतना ही बेहतर है। जैसे फलीदार सब्जी वाले पौधों को बिना फली वाली सब्जी के साथ, या गहरी जड़ों वाली फसलों को कम गहरी जड़ों वाली फसलों के साथ उगा सकते हैं। इसके साथ में हम कुछ ऐसे पौधे भी लगा सकते हैं जो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, जैसे मैरीगोल्ड यानी गेंदा, तुलसी, लहसुन, पुदीना, लेमन ग्रास आदि। मल्टीलेयर वेजिटेबल्स फार्मिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है उत्तराखंड में कुमाऊं एरिया के अंदर किसानों द्वारा एक ही जमीन पर एक ही साथ एक के ऊपर एक 3 तरह की सब्जियां उगाने का। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले किसान जमीन के अंदर 20 से 30 सेंटीमीटर नीचे कोलाकेसिया या अरबी को बो देते हैं जनवरी के महीने में, जो वैसे तो 7 से 8 महीने में कंप्लीट हार्वेस्ट होती है, लेकिन इसको जर्मिनेट होकर जमीन से बाहर निकलने में भी 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इस समय तक ऊपर वाली जमीन को उपयोग करने के लिए किसान अरबी के ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पे पोटैटो या आलू बो देते हैं, जो कि 2-3 महीने में कंप्लीट हार्वेस्ट हो जाती है। लेकिन आलू को जर्मिनेट होकर जमीन से बाहर आने में भी करीब 20 से 30 दिन लग जाते हैं। और इस समय का उपयोग करने के लिए सबसे ऊपर 0 से 5 सेंटीमीटर पर कोई पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, धनिया वगैरह बो सकते हैं, और ये पत्तेदार सब्जियां तो 20-25 दिन में तैयार होकर फरवरी तक कंप्लीट हार्वेस्ट हो जाती है। और उसके बाद आलू की फसल जर्मिनेट होकर जमीन से बाहर आती है, जो मई तक हार्वेस्ट हो जाती है, और फिर आखिर में अरबी की फसल जमीन से बाहर निकलना शुरू होती है, जो अक्टूबर तक हार्वेस्ट हो जाती है। मल्टीलेयर वेजिटेबल फार्मिंग के लिए और भी कई कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कवर क्रॉपिंग, जिसमें एक मुख्य फसल के कट जाने के बाद और अगली मुख्य फसल के बोने से पहले मिट्टी को खुला छोड़ने के बजाय कोई भी घास या कोई भी क्रॉप उगा देना, जिसका मुख्य उद्देश्य है मिट्टी को सजीव जड़ों के जरिए चेतन रखना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंटिन्यूअस जारी रखना, सॉइल इरोजन को रोकना, मिट्टी को खरपतवार और कीड़ों से बचाना, मिट्टी का तापमान नियंत्रण में रखना, मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
और अर्थवर्म्स आदि की ग्रोथ जारी रखना। इसमें तिपतिया घास जैसे अल्फाल्फा एक अच्छा विकल्प हो सकता है कवर क्रॉपिंग के लिए, क्योंकि ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध है। रीजनरेटिव फार्मिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मल्चिंग, यानी पिछली फसल की कटाई के बाद बची हुई पराली को जला के पर्यावरण और मिट्टी दोनों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसका उपयोग किया जाए जमीन को ढकने में। मल्चिंग के कई फायदे हैं, जैसे महत्वपूर्ण जीवाणु या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केंचुए उनकी ग्रोथ को मदद करता है। मिट्टी को कड़ी धूप से बचाता है, मिट्टी में नमी को बनाए रखता है जिससे पानी की बचत होती है। खरपतवार और कीड़ों से बचाता है, जैसे कोई पक्षी अगर उड़ते हुए कोई भी अवांछित बीज गिरा दे जमीन के ऊपर, खेत के ऊपर, तो वो मल्च के ऊपर ही रह जाता है, जमीन के संपर्क में नहीं आएगा। मल्चिंग में कई बार किसान चॉप एंड ड्रॉप तकनीक का प्रयोग भी करते हैं, जैसे कोई फसल की पराली जहां काटा वहीं गिरा दिया, या कोई पेड़ की डाली जहां काटा वहीं गिरा दिया, और इस तरह पूरे खेत को मल्च से ढक दिया जाता है, और ये मल्च आखिर में धीरे धीरे खाद बनकर मिट्टी में मिल जाती है। इसके अलावा जानवरों को खेत में ऐसे ही चरने के लिए छोड़ने के बजाय एक प्लान्ड तरीके से पूरे खेत को कुछ टुकड़ों में बांटकर एक एक करके थोड़ा थोड़ा चरने दिया जाए तो वो अच्छा है। इसीलिए कहते हैं इट्स नॉट द काउ, इट्स द हाउ। मतलब गाय रखें पर उसको अच्छे से मैनेज भी करें। इस संदर्भ में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर सुभाष पालेकर, जो कि भारत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक माने जाते हैं, उनके अनुसार हर 30 एकड़ जमीन पर अगर एक गाय भी रखी जाए तो उसके गोबर और गोमूत्र को यूज करके नेचुरल पेस्टिसाइड्स बनाए जा सकते हैं। और जिन 4 चीजों पे ये पूरी पद्धति काम करती है वो है जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन या मल्चिंग, और वाफसा या सॉइल एरेशन। इस पर वैसे आपको इंटरनेट पे जानकारी मिल जाएगी, और आप चाहें तो मैं भी जीरो बेस्ड बाय नेचुरल फार्मिंग पे कोई वीडियो बना सकता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे एक चीज तो साफ है कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर्यावरण के लिए, मिट्टी के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए और स्वादिष्ट भोजन के लिए, सबके लिए एक उत्तम तकनीक है। तो फिर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अभी तक ज्यादातर किसान इसको क्यों नहीं अपना रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में जागरूकता की कमी। दूसरा, ये काफी बड़ा बदलाव है आपके खेती करने के तरीके में, और ज्यादातर किसान पहल करने से कतराते हैं। तीसरा, चूंकि हम यहां एक तरह से मरी हुई मिट्टी को जिंदा करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए शुरुआत में यह थोड़ी मेहनत मांगता है और किसान को केमिकल्स वाला तरीका थोड़ा आसान लगता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अपनाने से किसान के खर्चे कम हो सकते हैं और उसका प्रॉफिट या इनकम बढ़ सकती है? तो इसका उत्तर है हां और ना। हां अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो, और ना अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो। क्योंकि मिट्टी को रीजनरेट करने में या जिंदा करने में 3 से 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर हम इतना सब्र कर लें तो फिर बाद में तो प्रकृति खुद सब ख्याल रख लेती है, जैसा कि जंगलों में उगे हुए पेड़ पौधों का रखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के द्वारा जब हम फसल उगा के बाजार में बेचेंगे तो हमें इस बात की आत्मग्लानि नहीं होगी कि हमारी वजह से किसी को कैंसर हो गया, या हमारी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, या हमने इस जमीन और मिट्टी को केमिकल से इतना शोषण करके बंजर बना दिया है कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ काम की नहीं रही। ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि जैसे आप अपने ही बच्चे की प्लेट से उसके हक की रोटी चुरा के खा लेते हैं। वैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से बने उत्पादों के लिए
आजकल कस्टमर्स ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल फूड इंफॉर्मेशन काउंसिल के मुताबिक 30% अमेरिकी उपभोक्ता रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पद्धति से बने उत्पादों को पसंद करते हैं। भारत में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है? अमेरिका में लॉस एंजलिस स्थित एक कंपनी है गैलेंट इंटरनेशनल, जो रीजनरेटिव कॉटन के बने कपड़ों में डील करती है। उसने भारत में 700 किसानों के जरिए 3500 एकड़ जमीन में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर लागू करवा दी है। लॉर्ड्स फाउंडेशन, IDH द सस्टेनेबल ट्रेड इनिशिएटिव और WWF इंडिया ने मिलकर मध्य प्रदेश में 1,20,000 किसानों के जरिए 1 लाख हेक्टेयर जमीन में 2026 तक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर लागू करने का बीड़ा उठाया है। केरला गवर्नमेंट ने भी यह निश्चित किया है कि केरला में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अपवाद नहीं बल्कि आम तरीका होगा खेती करने का, और इसके लिए उन्होंने 84,000 हेक्टेयर जमीन में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नीति आयोग के अनुसार भारत में अभी करीब 25 लाख किसान रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अपना चुके हैं और भारत सरकार ने करीब 20 लाख हेक्टेयर जमीन को 2025 तक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक और बात, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से हम कार्बन क्रेडिट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और उनको कार्बन मार्केट में बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। अब ये कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है और उसमें अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।